बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के एक और लेक्चर के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या चीज़ है, यानी गैसेस पे एक ख़ास किस्म की थ्योरी जिसको काइनेटिक थ्योरी कहा जाता है वो क्या चीज़ है। डियर स्टूडेंट्स, फर्ज करें मैं कोई भी एक क्यूब ड्रॉ कर लेता हूं। ये मेरे पास एक क्यूब है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया और ये क्यूब क्लोज्ड है। इसके अंदर बहुत सारे जो हैं वो गैस के पार्टिकल्स मौजूद हैं, यानी ये गैस के पार्टिकल से भरा पड़ा, बहुत सारा भरा पड़ा, यानी इसमें गैस के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, बहुत ही मशहूर महान साइंसदान थे, जेम्स क्लार्क, मैक्सवेल, रुडोल्फ कोलोजिस। इन लोगों ने एक बात बताई थी कि जब भी आप जो गैस की नोयत है उसको अगर आपने अंडरस्टैंड करना हो तो आप तीन चीजों से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वो है वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर। इन तीन चीजों से आप आराम से गैस को ना सिर्फ अंडरस्टैंड कर सकते हैं बल्कि उसकी तमाम अहमियत को भी समझ सकते हैं और उसकी क्लास को भी समझ सकते हैं, ये गैस के पार्टिकल्स कौन से। मोर ओवर, आप गैस के जो पार्टिकल्स जो इसमें मूव कर रहे हैं वो इस क्यूब से चारों जगह से टकरा भी रहे होंगे, उनकी मोशन को, उन पे गैस का क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है उसको, इन तमाम चीजों को आप इजीली जब समझ जाएं तो आप गैस की नेचर को इजीली समझ सकते हैं। गैस के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे पार्टिकल्स एक्चुअली आपके न्यूटन के जितने लॉज हैं उन पर लाजमी वो काम कर रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक बड़ा ही मशहूर फॉर्मूला जो कि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था, PV इज इक्वल टू NRT, जिसको गैस लॉ भी कहा जाता है, जिसमें P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, N फॉर द टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपके पास जो होंगे गैस के पोस्ट में, जार में या किसी में मौजूद, R हमारे पास एक गैस कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 8.134 मल्टीप्लाइड जाउल पर मोल पर केल्विन, और T टेम्परेचर को कहते हैं। यानी इस फॉर्मूले से हमें एक बात पता चलती है कि ये दो चीजें कांस्टेंट हैं। अगर हम इस वॉल्यूम को कांस्टेंट मान लें, तो प्रेशर हमारा टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना प्रेशर पे भी इजाफा होगा। बिल्कुल, अगर हम इस प्रेशर को आप क्या कर लें, कांस्टेंट मान लें, मतलब देखें ये V वहां जाके क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, डिवाइड हो जाएगा। ये अगर मैं इस पूरे को कांस्टेंट मान लूं तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास टेम्परेचर के, मींस जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना प्रेशर भी बढ़ेगा बाय कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट। बिल्कुल इसी तरीके से अगर P को वहां जाके आप फेंक दें तो ये वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट रख लूं, प्रेशर को, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। ये भी इसी लॉ से, तो ये एक यूनिवर्सल लॉ है जिससे हम गैस के पार्टिकल की मूवमेंट और उसके बिहेवियर को बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इन तमाम चीजों से हमें यह पता चलता है कि एक्चुअली जब भी हमने गैसेस को अंडरस्टैंड करना हो तो ये तीन वेरिएबल जो हैं ये बहुत ही अहमियत के हामिल होते हैं। ये हमें जो गैसेस की जो काइनेटिक थ्योरी है उसको अंडरस्टैंड करने में एक अहम मुहर्रिकात साबित होते हैं। उसके अलावा मैं आपको जैसे पहले बता चुका था कि इसमें न्यूटन के सारे लॉ लगते हैं, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से लेकर थर्ड लॉ तक आप सारे के सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ प्रॉपर्टीज मैंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की लिखी हैं। पहली थ्योरी ये है, अ फिनिट वॉल्यूम ऑफ गैस कंसिस्ट्स ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपके किसी भी जार में, किसी भी ऐसा क्लोज ऑब्जेक्ट जहां बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स यानी गैस के पार्टिकल्स मौजूद हों, वहां आपके गैस में बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। इतने मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं कि यू कैन नॉट काउंट देम, आप उन्हें नहीं काउंट कर सकते।
नंबर टू, साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज मच स्मॉलर देन देयर सेपरेशन। जो मॉलिक्यूल का साइज होता है वो उनकी सेपरेशन से ज्यादा होता है। यानी अगर साइज ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो इतने से हो, फर्ज करें एग्जांपल दे रहा हूं, वैसे नेकेड आई से तो नजर नहीं आ सकते, इतने से हो तो उनकी सेपरेशन इतने से ज्यादा होती है, क्योंकि एक्चुअली गैस में वैसे भी मॉलिक्यूल फार अपार्ट होते हैं। लिक्विड में थोड़े क्लोज होते हैं और सॉलिड में तो बिल्कुल पैक्ड होते हैं। तो इनकी तो रैंडम मोशन होती है। ये रैंडम मोशन इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इनके बीच में जो बहुत बड़ा स्पेस है वो बहुत यानी जो इनके बीच में स्पेस है वो काफी बड़ा है, यानी दे आर फार अपार्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन। गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में होते हैं हर वक्त, कभी दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे भाग रहे होंगे हर वक्त, क्योंकि वो किसी ना किसी थर्मल एनर्जी में उस वक्त मौजूद होंगे। और थर्मल एनर्जी अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि पीवी इज इक्वल टू होता है एनआरटी के। तो किसी ना किसी थर्मल एनर्जी में जब हो तो एक टेम्परेचर उनका हर वक्त मौजूद होता है। तो हमेशा प्रेशर, अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रख लिया जाए तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। यानी एक्चुअली टेम्परेचर के होते हुए वो प्रेशर दे रहे होते हैं। प्रेशर इज एक्चुअली फोर्स, यानी फोर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और फोर्स तभी होती है जब वो हर वक्त कोलिजन में या मोशन में होते हैं। मॉलिक्यूल एक्सर्ट नो फोर्स एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई नहीं करते जब तक वो एक दूसरे से कोलिजन ना करें। कोलिजन जब करेंगे, जब एक गैस का पार्टिकल यहां जाएगा और यहां से दूसरा गैस का पार्टिकल आएगा, तो ये दोनों एक दूसरे के अंदर अपना मोमेंटम शिफ्ट कर देंगे। तो एक कहीं और चला जाएगा तो दूसरा कहीं और चला जाएगा, ऐसे। यानी ये हमारे तमाम जो है ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस इन्हीं चार चीजों पे और एक्चुअली ये दिस फॉर्मूला दैट मेक्स ईच एंड एवरीथिंग, ये फॉर्मूला आपका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसमें। डियर स्टूडेंट्स, कंडीशन फॉर रियल गैस टू बिहेव एज आइडियल गैस। सबसे पहले तो रियल गैस और आइडियल गैस के बीच में क्या फर्क होता है? रियल गैस एक्चुअली स्टूडेंट्स वो गैसेस होती हैं जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती हैं। फर्ज करें अगर आपके पास ये गैस के ये मॉलिक्यूल्स हैं एंड दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। वैसे इतने वो उसमें नहीं होते, इतने अरेंजमेंट में नहीं होते, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको चेंज कर रहा हूं। सो दे अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं फोर्सफुली। अगर ऐसा हो तो इन गैसेस को आप रियल गैस कहते हैं। लेकिन अगर इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना होने के बराबर हो तो उनको आप आइडियल गैस कहते हैं। आइडियल गैस नॉन रिएक्टिव गैसेस होती हैं। आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। तो मैं किन किन कंडीशन में ऐसा होता है कि रियल गैस एक्चुअली आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है और रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करती, वो कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं? स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि पी वी इज इक्वल टू होता है एन आर टी के इक्वल। ये हमारा गैस लॉ है जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉ है। इसमें अगर मैं इस एन की बात करूं, व्हाट इज दिस एन? ये इस एन का फॉर्मूला आपने 9th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री में पढ़ा था। ये होता है मास ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू मोलर मास। अगर याद हो तो आपको मोलर मास, ये इसका फॉर्मूला होता है। इस मास को m कहते हैं और मोलर मास को कैपिटल M से जाहिर किया जा सकता है। ये हमारे पास होगा। अगर मैं इस पूरे को इसमें फिक्स कर दूं तो पी वी इज इक्वल टू होगा मास ओवर मोलर मास, आर टी मैंने यहां लिख दिया, ये हमारे पास आ गया। अब फर्ज करें हम एक काम करते हैं कि स्टूडेंट्स देखें, ये वॉल्यूम यहां मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आप इसको यहां शिफ्ट करेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू हो गया एम आर टी ओवर, ये वॉल्यूम यहां जाके डिवाइड हो जाएगा मोलर मास। आप सब जानते हैं एम ओवर वी यानी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है एम ओवर वी के। मैं अगर इस पूरी जगह पर प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी आर टी ओवर एम लिख लूं तो ऑब्वियसली आई कैन डू इट। मैथ स्टूडेंट्स यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके शिफ्ट करेंगे तो प्रेशर एम ओवर आर टी आ जाएगा।
ये हमारे पास आ गया डेंसिटी के इक्वल, यानी डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया P प्रेशर मास R T इसके इक्वल आ गया, यानी डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया PM प्राइम मिनिस्टर ओवर RT। स्टूडेंट्स ये प्राइम मिनिस्टर ना पढ़िएगा। अब इसमें ये R तो गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 8.134 होती है, इसको कांस्टेंट है। अगर मैं कांस्टेंट को एक मिनट के लिए इक्वेशन में से निकाल दूं तो डेंसिटी हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रेशर M ओवर T के। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला हमें क्या बताता है कि किसी भी मोलर मास में यानी फर्ज करें कोई एक ही किस्म का आप गैस पार्टिकल हाइड्रोजन ले लें या ऑक्सीजन ले लें, एक ही किस्म का आप मोलर मास ले लें, आप का जो प्रेशर है वो जितना ज्यादा होगा डेंसिटी आपकी उतनी कम होगी, और टेम्परेचर जितना कम होगा उतनी डेंसिटी ज्यादा होगी। यानी एक्चुअली प्रेशर के बढ़ने से और टेम्परेचर के कम होने से आपकी जो डेंसिटी होती है, वो इंक्रीज कर जाती है, इंक्रीजेस। डेंसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज कर जाती है। तो प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर कम हुआ। जब अगर ये दोनों आपके साथ हो जाए कि प्रेशर को आपने बढ़ा दिया और टेम्परेचर को आपने कम कर दिया, तो आपकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आपका ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डेंसिटी आपकी इंक्रीज होगी। अगर डेंसिटी इंक्रीज होगी इसका मतलब है कि गैस के पार्टिकल हैवी और डेंसर हो जाएंगे हमारे पास अच्छे खासे, यानी उनका मास पर वॉल्यूम, एक वॉल्यूम के हिसाब से जो उनका मास है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। स्टूडेंट्स याद रखें, अगर किसी वॉल्यूम के हिसाब से मास बढ़ जाए तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी बढ़ जाती हैं। जितना मास बड़ा होता है वॉल्यूम के हिसाब से उतनी अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बढ़ जाती है। तो यहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारी जो हो जाएंगी वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, स्ट्रॉन्ग। और अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए तो रियल गैस का बिहेवियर वो आइडियल गैस के बिहेवियर की तरह नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा था आइडियल गैस में आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती, जबकि रियल गैस में बहुत स्ट्रांग होती हैं। तो अगर ये स्ट्रांग हो जाए तो रियल गैस और आइडियल गैस का जो बिहेवियर है वो हमारे पास एक जैसा नहीं होगा। लेकिन अगर इसका उल्टा हुआ, यानी प्रेशर को कम कर दिया आपने और टेम्परेचर को राइज कर दिया, यानी प्रेशर को कम टेम्परेचर को राइज, तो हमारी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीजेस। ये देखें, प्रेशर को कम टेम्परेचर को बढ़ा दें, प्रेशर को कम तो डेंसिटी हमारी, क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली, ये डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के। तो अगर प्रेशर बढ़ा कम हुआ तो डेंसिटी कम हो जाएगी, और टेम्परेचर बढ़ा तब भी डेंसिटी कम हो जाएगी। यानी अगर दोनों बढ़ गए तो एक बड़ा मैसिव किस्म का फर्क डेंसिटी में आना शुरू हो जाएगा। तो डेंसिटी हमारी कम होगी। जब डेंसिटी कम होगी तो डेंसिटी आपको पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम को कहते हैं, तो किसी वॉल्यूम के हिसाब से जो उसका मास है वो हमारा बहुत कम हो जाएगा। जब मैंने आपको कहा था कि वॉल्यूम के हिसाब से मास कम हो जाए, ये वैसे ये बात न्यूटन ने भी कही थी अपने ग्रेविटेशनल थ्योरी में। उसने कहा था कि किसी चीज की अट्रैक्शन का दारोमदार, जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है उसका दारोमदार उनके मैसेज पर होता है। जितने मैसेज स्ट्रॉन्ग होंगे रेडियस के स्क्वायर के हिसाब से, उतनी ज्यादा आपकी क्या कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। तो बहरहाल मैं अभी मैं नहीं जा रहा हूं, मैं सिंपल जितने मैसेज और पर वॉल्यूम कम होगा यानी डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, तो रियल गैस का बिहेवियर आइडियल गैस के बिहेवियर के इक्वल हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा? PV इज इक्वल टू nRT, n इसके इक्वल होता है, ये सब लगाया, और आखिर में हमारे पास जो रिलेशनशिप आया वो था कि आपका जो डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है PM ओवर T के। प्रेशर के बढ़ने से, टेम्परेचर के कम होने से आपकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, और डेंसिटी अगर बढ़ गई तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएंगी, और रियल गैस और आइडियल गैस एक दूसरे के साथ उनका बिहेवियर उनका बिहेवियर एक ही जैसा होगा।
लेकिन अगर प्रेशर कम किया, टेम्परेचर आपने इंक्रीज कर दिया, डेंसिटी आपकी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, तो रियल गैस का बिहेवियर आइडियल गैस के बिहेवियर जैसा हो जाएगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक हो गई हैं। उस वीक होने से वो दोनों का बिहेवियर एक जैसा होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि रियल गैस आइडियल गैस जैसा बिहेव करेगी। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्क इन थर्मोडायनामिक्स। स्टूडेंट, किसी भी सिस्टम में जब आप वर्क अप्लाई करें, ये इवन हीट जो है वो एंटर करने की कोशिश करें, ठीक है, तो वो उसके अंदर जो इंटरनल एनर्जीज है उनको चेंज करने की कोशिश करती है, बल्कि होती है। ये देखें, फर्ज करें मेरे पास एक जार है और इस पे हमने कांस्टेंट प्रेशर रखा हुआ है, ये ले कांस्टेंट प्रेशर। अगर किसी तरीके से हीट इसके अंदर दाखिल हो, हीट सबसे पहला काम क्या करती है स्टूडेंट्स, कि इसके जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट को फास्ट कर देती है, यानी मूवमेंट इनकी तेज हो जाती है। जब इनकी मूवमेंट तेज हो जाएगी तो इनके अंदर इंटरनल एनर्जीज बढ़नी शुरू हो जाएंगी, और इंटरनल एनर्जीज क्या करेंगी, वो इस वॉल को पे फोर्स अप्लाई करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि एनर्जीज का डायरेक्टली रिलेशन जो होता है वो हमारे पास वर्क डन की तरफ जाता है, और वर्क डन में फोर्स अप्लाई होती है। तो ये फोर्स अप्लाई करने की इसमें कोशिश करेंगी, और जब फोर्स अप्लाई होगी तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट चलेगा और वर्क डन हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो आमतौर पे हमने स्टूडेंट्स वर्क डन का फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है? वर्क डन होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। किसी भी सिस्टम में जब फोर्स अप्लाई की जाती है तो डिस्प्लेसमेंट, और अगर उसी डायरेक्शन में आपका हो जाए तो उसको कहते होते हैं कि वर्क हमारे पास जो है वो अप्लाई हो चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि वर्क एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के भी और ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट के भी। जितना डिस्प्लेसमेंट हमारे पास बढ़ेगा ऑब्वियसली उतना ही वर्क डन उसके अंदर अप्लाई हुआ है। स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम जरा एक्चुअली एक सिस्टम ले लेते हैं। ये हमारे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर हम किसी तरीके से हीट एनर्जी डालकर हम इसमें वर्क डन अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। या इसको, ये एक गैस का एक जार है जो कि एक कंडक्टिंग जार है। कंडक्टिंग में ये होता है स्टूडेंट्स कि आपकी हीट अंदर और बाहर आपकी फ्लो कर सकती है इन ऑर्डर टू मेंटेन द थर्मल इक्विलिब्रियम। मैंने थर्मल इक्विलिब्रियम का फर्स्ट जो लेक्चर है उसमें बड़ी तफसील से आप लोगों को बताया था। थर्मल इक्विलिब्रियम में ये होता है कि आपके अगर बाहर की हीट ज्यादा है और अंदर की हीट कम है तो हीट अंदर से बाहर की तरफ जाकर क्या करती है, उस सिस्टम की हीट को बैलेंस करने की कोशिश करती है। तो इस बैलेंसिंग ऑफ हीट को थर्मल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। अगर बाहर हीट कम है और अंदर की हीट ज्यादा है तो हीट कंडक्टिंग मटेरियल से, ये काम होता भी आपका कंडक्टिंग मटेरियल में। कंडक्टिंग मटेरियल क्योंकि ये आराम से हीट को कंडक्ट कर लेता है, आराम से यहां से बाहर जाके, और अंदर से हीट चूंकि जब कम हो जाती है तो ये बाहर के सिस्टम के मुताबिक ऐन हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसको इसी तरह थर्मल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट में रख लें तो अंदर की हीट और बाहर की हीट में एक डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाए, तो हीट जब इस सिस्टम में ऐड होगी, वो सिस्टम में ऐड होकर इसके तमाम मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो इंटरनल एनर्जी में इजाफा करने की कोशिश करेगी। यानी इसके अंदर जो ऑलरेडी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज थी किसकी, गैस के पार्टिकल्स की, उनको ये इंक्रीज करेगी, और आखिरकार वो जब गैस के जार से टकराएंगी तो ये इसको थोड़ा सा इंक्रीज करके, यानी मैं एक और ड्रॉ कर लेता हूं, ये देखें, ये हमारा ओरिजिनल था, यहां से इसको यहां तक लेने जाने में कामयाब, यानी इतना आपका सिस्टम डिस्प्लेसमेंट उसमें आ गया, यानी डिस्प्लेसमेंट इतना आपका इंक्रीज हो गया। ये प्रेशर आपका उतना ही था, हमने प्रेशर में कुछ काम नहीं किया, प्रेशर कांस्टेंट था, लेकिन इतना आपके उस खास सिस्टम के अंदर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो गया, यानी ये डिस्प्लेसमेंट आपका इंक्रीज हो गया। स्टूडेंट्स, ये जो फोर्स लगी थी गैस में, आप सब ने इस फोर्स के बारे में पढ़ा है कि प्रेशर इज इक्वल टू होता है F बाय A के। ए तो हमारे पास ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका जो है वो है, ठीक है, और ये A उधर जाएगा तो फोर्स हमारे पास PA के इक्वल हो जाएगी, ये PA। जब मैं इस PA को उठा के इसके अंदर डालूंगा और डिस्प्लेसमेंट जिसका मैंने डेल्टा वाई नाम रखा है,
डेल्टा वाई क्यों रखा है? क्योंकि पहले यहां से यहां तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट y1 था, अब यहां से यहां तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास y2 हो गया। तो अगर मैं y2 में से y1 माइनस करूंगा तो हमारे पास डेल्टा y आ जाएगा, जितना डिस्प्लेसमेंट ये ऊपर जा चुका है। तो मैं इसकी वैल्यू देखिए, W इज इक्वल टू फोर्स हमारे पास क्या दी हुई है स्टूडेंट्स, P है, और जबकि डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है डेल्टा y, ये हो जाएगा। अब आप लोगों ने एक चीज और भी पढ़ी है स्टूडेंट्स, वो क्या पढ़ी है? वो पढ़ी है कि एरिया और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है उसको वॉल्यूम कहते हैं। एरिया या लेंथ का प्रोडक्ट आप वॉल्यूम के इक्वल होता है। आप लोगों ने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा था, या वॉल्यूम का एक फॉर्मूला लेंथ विड्थ हाइट पढ़ा था। तो ये लेंथ विड्थ है, ये हाइट है, या आपका पाई आर स्क्वायर और ये हाइट पढ़ा था, क्योंकि अगर सर्कुलर हो तो हमारे पास एरिया। तो ये तमाम चीजें बताती हैं कि एरिया और लेंथ का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास वॉल्यूम के इक्वल होता है। तो ये वॉल्यूम के इक्वल हुआ, तो मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम में चेंज आया स्टूडेंट, क्योंकि आपका एरिया तो कांस्टेंट था उसका जार का, लेकिन आपकी हाइट में फर्क आया। पहले हाइट जो थी वो कम थी, अब यानी वॉल्यूम में चेंज आई है। तो आपका जो वर्क डन होता है स्टूडेंट्स वो P डेल्टा V के इक्वल होता है। किसी भी गैस का अगर हम सिस्टम की बात करें तो ये ऐसा ही होता है स्टूडेंट। हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। फर्ज करें अगर प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में डिस्कस करें, ये स्टूडेंट है हमारे पास प्रेशर, ये हमारे पास है वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है। अच्छा, इनिशियल आपका वॉल्यूम जो था, अच्छा एक बात याद रखें, ये जो डेल्टा भी है ना, ये फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम को माइनस करने से आएगा। यानी फाइनल वॉल्यूम ये था, ये पूरा, जिसमें एरिया भी है और हाइट भी है। इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास ये था, तो आप फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम माइनस कर दो तो जो चेंज आएगी दैट इज कॉल्ड चेंज इन वॉल्यूम। तो आपका एक्चुअल वॉल्यूम ये था, इनिशियल वॉल्यूम जिसको कहेंगे VI। आपने जब सिस्टम में ये वॉल्यूम बढ़ के उसके सिस्टम के अंदर वर्क डन हो गया, तो आपका वॉल्यूम पहले इस पोजीशन पर प्रेशर तो कांस्टेंट ही था स्टूडेंट, आपका वॉल्यूम इधर तक पहुंच गया, यानी ये पहुंच गया हमारे पास, ये हमारे पास फाइनल वॉल्यूम आ गया। ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, हमारे पास फाइनल वॉल्यूम आ गया। तो हम वर्क डन, क्योंकि ये चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास है, ये चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम यहां से यहां तक है और फाइनल वॉल्यूम यहां से यहां तक है। तो आप फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम आया, इतना चेंज इन वॉल्यूम आया। प्रेशर तो हमारा हर वक्त कांस्टेंट ही रहा, क्योंकि प्रेशर ऊपर जो उसके वो थे वो उतने ही प्रेशर हमारे पास मौजूद है। प्रेशर कांस्टेंट है हमारे पास। तो अब हमने अगर वर्क डन फाइंड करना हो, ये वर्क डन का सारा वो है, ये आपने वर्क डन करके इसके अंदर चेंज इन वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ, तो वर्क डन हमारे पास हुआ। तो ये वर्क डन है हमारे पास, जो वर्क डन हमारे पास होगा P डेल्टा V के, यानी आप ये लेंथ ले लें, लेंथ ये मल्टीप्लाई ये विड्थ ले लें, बल्कि वो लेंथ कर लें, ये विड्थ कर लें। तो हम वर्क डन को इजीली इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट आप बड़े अच्छे तरीके से इसको समझ के होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वर्क डन हमने डिस्कस किए ये दो टाइप के होते हैं। एक सिस्टम वर्क डन करता है, एक इन्वायरमेंट सिस्टम के अंदर वर्क डन करता है। मैं दोनों के बारे में थोड़ा सा समझाऊंगा आपको। ये देखें स्टूडेंट्स कि फर्ज करें बाहर से आपका ये गैस है, इसके अंदर अगर इंटरनल एनर्जीज इंक्रीज हुई, इन्होंने एक वर्क डन प्रोड्यूस किया, और जो इनिशियल जो वॉल्यूम था वो फाइनल वॉल्यूम से कम हो गया, यानी फाइनल वॉल्यूम ग्रेटर हो गया। फाइनल वॉल्यूम देखें, ये फाइनल वॉल्यूम ग्रेटर हो गया, इनिशियल वॉल्यूम कम था, फाइनल वॉल्यूम इतना बड़ा हो गया हमारे पास। ऐसा हो जाए इसका मतलब है सिस्टम डज वर्क डन ऑन द एनवायरमेंट, यानी एनवायरमेंट पे किसने वर्क डन किया, सिस्टम ने किया।
तो अगर फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम माइनस कर दिया जाए तो चेंज इन वॉल्यूम हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस करें, ये ग्रेटर है ये स्मॉलर, तो हमारा पॉजिटिव आंसर आएगा। तो वर्क डन हमारे पास जो होगा W इज इक्वल टू P डेल्टा V है। तो चूंकि ये पॉजिटिव आ गया हमारे पास, पॉजिटिव डेल्टा V, तो पॉजिटिव को जब मल्टीप्लाई करें तो प्लस डेल्टा V हमारे पास आ जाएगा। तो वर्क डन हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। ये कब आएगा? जब सिस्टम वर्क डन करता है एनवायरनमेंट पर। लेकिन जब इसका उल्टा हो जाए, यानी कोई बाहर से ऐसे हालात हैं जो इसके वर्क डन को कम कर दें, सॉरी वर्क डन प्रोड्यूस करके इसके वॉल्यूम को कम कर दें, यानी पहले वॉल्यूम जो था वो हमारे पास इतना था, अब स्क्वीज करके, यानी ये इनिशियल वॉल्यूम है, अब फाइनल वॉल्यूम नीचे आ गया, यानी थोड़ा स्क्वीज कर दिया, प्रेशर आपके पास वही रखा हुआ, यानी और आ गया, स्क्वीज हो गया। तो ऐसी सूरत में इफ इनिशियल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन फाइनल वॉल्यूम, तो जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो तो फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम को माइनस करने से आता है। तो फाइनल वॉल्यूम हमारे पास स्मॉलर है, स्मॉलर में से ग्रेटर करें तो ये नेगेटिव डेल्टा V आएगा हमारे पास। तो इसका मतलब हुआ कि वर्क डन जो होगा, जो कि P डेल्टा V के इक्वल होता है, डेल्टा V हमारे पास नेगेटिव आंसर आया, तो ये माइनस P डेल्टा V हमारे पास आ जाएगा। तो वर्क डन इज ऑलवेज नेगेटिव। ये कब होता है? जब सिस्टम के ऊपर, यानी एनवायरमेंट डज वर्क डन ऑन सिस्टम, जब ये सिस्टम के ऊपर एनवायरमेंट वर्क डन करेगा। लेकिन जब एनवायरमेंट सिस्टम पे, जब सिस्टम एनवायरमेंट पे करेगा तो पॉजिटिव, जब एनवायरमेंट सिस्टम के ऊपर करेगा तो ऑब्वियसली वो उसके वॉल्यूम को स्क्वीज करेगा, कम करेगा। तो जो इनिशियल वॉल्यूम है वो छोटा बड़ा हो जाएगा, जो फाइनल वॉल्यूम है वो छोटा हो जाएगा। तो दोनों को माइनस करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। छोटे में से बड़ा माइनस कर नेगेटिव आता है, तो उसको वर्क डन को नेगेटिव कहेंगे। लेकिन अगर इफ हमारा चेंज इन वॉल्यूम जो है वो जीरो हो जाए, जीरो यानी इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम में कोई फर्क ना हो, तो उस सूरत में जो टोटल वर्क डन है वो हमारे पास जीरो हो जाएगा, क्योंकि P को जब जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं जीरो आता है। तो ना तो ये पॉजिटिव होगा और ये ना ही नेगेटिव होगा। सो डोंट फॉरगेट इट, इफ सिस्टम डज वर्क डन ऑन द एनवायरनमेंट then it's positive. If environment does work done on the system, then it's negative. But if neither system or nor environment does work done on each other, then obviously change in volume is zero. If change in volume is zero, then work done is absolutely zero. तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा इख्तिताम को पहुंचता है। नेक्स्ट लेक्चर तक मेरे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।